गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दीपक कुमार। तो आइए आज हम यूटेट 2026 जो सितंबर में होने वाला है उसके जो साइंस वाला पोर्शन है उसको आज देखते हैं। आज का जो हमारा पहला टॉपिक रहने वाला वो है भोजन। भोजन यानी कि फूड। तो भोजन क्या होता है? हम लोग सभी किसी भी कार्य करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? एनर्जी, ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। और वो ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? भोजन से प्राप्त होती है, यानी कि फूड से प्राप्त होती है। तो मेनली हम भोजन को क्यों ग्रहण करते हैं? हमें क्या चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एनर्जी। क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? ऊर्जा, यानी कि एनर्जी। दूसरा, ऊतकों की मरम्मत के लिए। ऊतक जो होते हैं, ऊतक की मरम्मत के लिए। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? और वृद्धि के लिए, अगर आप मानव को वृद्धि करनी है अपनी, तो वृद्धि के लिए भी क्या चाहिए होता है? हमें भोजन की आवश्यकता पड़ती है। तो मेनली भोजन की क्या आवश्यकता है? हमें ऊर्जा के लिए, वृद्धि के लिए और ऊतकों की मरम्मत के लिए हमें क्या पड़ती है? भोजन की आवश्यकता पड़ती है। अब जो भोजन होता है ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है? हमारे पास भोजन के मेनली दो स्रोत हैं। पहला है प्लांट्स, यानी कि पौधे। पहला है हमारे पास पौधे यानी कि प्लांट्स। ठीक है, और दूसरा है जानवर यानी कि जीव, यानी कि एनिमल्स। इन दो चीज़ों से हमें क्या प्राप्त होता है? भोजन प्राप्त होता है। पौधे से हमें कैसे प्राप्त होता है? पौधे से हमें फल प्राप्त होते हैं भोजन के रूप में, बिल्कुल। और क्या प्राप्त होता है हमें? यहाँ से सब्जियाँ प्राप्त होती हैं। सब्जी प्राप्त होती है हमें पौधे से। और क्या प्राप्त होता है हमें? सब्जी, फल, फूल, ये सभी कहाँ से प्राप्त होता है हमें? पौधे से। ठीक है, मेनली अभी हम इसका आगे बहुत गहराई से डिस्कस करेंगे। मैं जीव से क्या प्राप्त होता है? कई लोग बोलेंगे हम तो जी वेजिटेरियन, हम तो जीव से या एनिमल से कोई भी चीज़ प्राप्त नहीं करते। तो जीव से हमें प्राप्त क्या क्या होते हैं? मेनली देखो, दूध प्राप्त होता है। दूध सभी लोग पीते हैं, लगभग मैक्सिमम लोग दूध पीते हैं। दूसरा दही। दही भी किससे प्राप्त होती है? हमें जीव से। तीसरा जो नॉन वेजिटेरियन है उसको अंडा। अंडा किससे प्राप्त होता है? मुर्गी, यानी कि जीव से। तीसरा कुछ मांस का भी सेवन करते हैं, और से ये भोजन में नहीं आता पर फिर भी कुछ लोग इसका सेवन करते हैं, मांस के और अंडे का। ठीक है, जबकि भोजन की श्रेणी में नहीं है। लोग मांसाहारी हैं, लोग खाते हैं, जबकि खाना नहीं चाहिए। ठीक है, तो जीव से हमें क्या क्या प्राप्त हो रहा है? दूध और दही। ठीक है, बाकी लोग इसको प्राप्त कर रहे हैं, वो उनकी आपस में अपनी मर्जी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं पौधे। पौधे समझते हैं पौधे से किन किन भागों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है और किस भाग को क्या नाम से हम जानते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है पौधे। फल, पौधों से हमें फल प्राप्त होता है। फल किस रूप में प्राप्त होता है? जैसे मिर्च। मिर्च क्या एक फल है। टमाटर, सेब, अनार, आम, अमरूद, केले, ये सभी क्या है? फल के रूप है। और किससे प्राप्त हो रहे हैं? ये सभी हमें पौधों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, फिर है फूल। गुलाब, आपने देखो गुलाब का गुलाब कंद बनाते हैं फिर पीते हैं, तो एक गुलाब हो गया, कचानर हो गया, सहजन का फूल, केले के फूल। केले के फूल की भी क्या बनती है? सब्जी बना के लोग खाते हैं। ठीक है, तीसरा तना, मेनली आलू। आलू क्या एक तना है? कई बार एग्जाम में पूछ लेता निम्न में से कौन एक तना का एग्जाम्पल है या तने का उदाहरण है? तो आलू क्या एक तना है। दूसरा गन्ना। गन्ना क्या है? गन्ना भी एक तना है। ठीक है, तो आलू और तना में किस रूप में प्राप्त होते हैं? भोजन के रूप में, जो कि क्या है? तने हैं, स्टेम है। ठीक है, इसके बाद आती है जड़। गाजर और मूली। गाजर और मूली क्या है? जड़ें होती है, और ये भी हमें क्या होती है? भोजन के रूप में हम इसको ग्रहण करते हैं। फिर है पत्ते, लिव्स। पालक, सरसों के पत्ते, मेथी के पत्ते, ये धनिया लिखा गया है। क्या ये? धनिया। ये सभी हमें किसके रूप में प्राप्त होते हैं? पत्तों के रूप में प्राप्त होते हैं। ठीक है, मेथी के पत्ते, सरसों के पत्ते, ये सभी क्या है? हमें पत्तों के रूप में प्राप्त होते हैं। देखे होंगे आपने, है ना, क्लियरली। फिर आता है बीज, सीड्स। गेहूँ। गेहूँ क्या है? बीज का एग्जाम्पल है। चावल बीज है। सरसों के दाने, मेथी के दाने, ठीक है, मेथी के दाने, ये सभी क्या हैं? बीज के उदाहरण हैं। फिर है फली। फली के रूप में हमें क्या होता है? सहजन की फली। मटर। मटर देखा होगा आपने, मेनली मटर को आपने देखा होगा, तोड़ के देखते हो उसके अंदर दाने होते हैं, तो ये भी क्या है? बीज का ही, फली का ही क्या है? एक एग्जाम्पल है। फिर आता है खेजड़ी की फली। आपने खेजड़ी के पेड़ मेनली राजस्थान साइड के जो एरिया होता है वहाँ पर देखे होंगे। आपने देखा होगा राजस्थान में जो अमृता सिंह की स्टोरी थी चिपको आंदोलन से रिलेटेड,
राजस्थान में मेनली ये पाए जाते हैं, ठीक है। तो वो इसी पे डिपेंड थी। क्लास 3 की ईवीएस की नोटबुक में है, ठीक है। क्लास 3 या 4 में रही होगी ये ईवीएस में, ठीक है। उसमें आप इसको देखना। अमृता सिंह की स्टोरी लिखी गई है खेजड़ी की खेजड़ी के पेड़ों के बारे में, ठीक है। तो खेजड़ी की फलों की भी क्या, फली की भी क्या बनती है, सब्जी बनती है, ठीक है। वहाँ खेजड़ी के पेड़ के बारे में सबको डिटेल से लिखा गया है। इसकी छाल से मेडिसिन वगैरह भी बनती है, इस तरह से लिखा गया, ठीक है। अब दूसरा आता है यहाँ से पोषक तत्व। अब हम जो भोजन ग्रहण करते हैं, क्या हम कुछ भी भोजन ग्रहण कर लें, क्या उससे हमें एनर्जी प्रोवाइड हो जाएगी? नहीं। भोजन में क्या होना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व होना चाहिए। जैसे कि आजकल हम फास्ट फूड बहुत खा रहे हैं, तो फास्ट फूड खाने से हमारी क्या होती है, बॉडी को क्या होता है, हार्मफुल, नुकसान होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व विद्यमान नहीं है। तो हमारा भोजन क्या होना चाहिए, पोषक तत्वों से भरपूर होना चाहिए। ये पोषक तत्व क्या होते हैं, देखिए, भोजन में पाए जाने वाले आवश्यक पदार्थ जो शरीर के लिए जरूरी होते हैं, उन्हें न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व कहते हैं। यानी कि जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी हैं, उनको क्या कह देते हैं, हम पोषक तत्व कह देते हैं, ठीक है। पोषक तत्व को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। पहला है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और दूसरा है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। यहाँ से यूटेट में और सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कि व्यर्थ पौष्टिक क्या होते हैं? देखो, मैक्रो क्या होता है, मैक्रो यानी कि बड़ा, जिन पौष्टिक आहार की या पौष्टिक तत्व की हमारी बॉडी को मैक्सिमम मात्रा में ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट, हमें चावल खाते हैं, हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, तो मेनली हमें कार्बोहाइड्रेट की ज़्यादा ज़रूरत होती है। प्रोटीन की ज़रूरत होती है। प्रोटीन क्यों? हमारी जो मसल्स बिल्ड होती है, या फिर हम कह सकते हैं ऊतकों की जो मरम्मत होती है, उसके लिए हमें प्रोटीन चाहिए होता है, ठीक है। थर्ड है फैट यानी कि वसा। तो इनकी हमें क्या चाहिए, बहुत अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है पूरी बॉडी को, ठीक है। तो इसलिए इनको बोलता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। देन वहीं पे माइक्रो में क्या आता है, ऐसे पोषक तत्व जिनकी हमारी बॉडी को अधिक मात्रा में जरूरत ना हो, कम मात्रा में जरूरत होती है, जैसे विटामिन्स, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। समझ आया आपको? मैक्रो मतलब अधिक मात्रा में जरूरत, मैक्रो मतलब अधिक मात्रा में जरूरत। इसके एग्जाम्पल हैं, देखो मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ देता हूँ। व्यर्थ पौष्टिक तत्व आहार और ऊर्जा की आपूर्ति करने के साथ साथ शरीर के विकास एवं उसके विभिन्न क्रियाकलापों के लिए जरूरी पौष्टिक तत्व बनाते हैं। आप डेफिनेशन पे ना जाए, आप सिंपल समझे, जिन पौष्टिक तत्वों की हमारे शरीर को अत्यधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसके एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ठीक है। ये इसके क्या है, इसके एग्जाम्पल्स हैं। अगर आप थोड़ा सा इसको ऊपर को करके देखो पीडीएफ को, यहाँ देखो क्या लिखा है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, सूक्ष्म खनिज तत्व और पानी व्यर्थ पौष्टिक तत्व के अंतर्गत आते हैं। आपको जो पानी है ना, देखो, या सूक्ष्म खनिज तत्व है, ये क्या है, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है। अब जैसे मैं पानी की बात करूँ, ये हमारी बॉडी के लिए आवश्यक पौष्टिक तत्व है, बट ये मैक्रो नहीं है, ठीक है। आप इसको आवश्यक यानी कि एसेंशियल, ठीक है, आवश्यक पौष्टिक तत्व बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। आवश्यक पौष्टिक तत्व है ये, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? लेकिन ये इसमें नहीं आएगा, ठीक है। यानी कि एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है हमारी बॉडी के लिए वाटर, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारी बॉडी को अत्यधिक मात्रा में इसकी ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हम इसको मैक्रो के अंदर इंक्लूड कर देते हैं, बट ऐसा नहीं हो पाता, ठीक है। तो क्या है हमारे पास, अगर आपसे मैक्रो पूछा जाए तो मैक्रो में आपको 3 ही चीज़ याद रखनी है मेनली, क्या, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, CPF, मैक्रो। उसके बाद आता है, मैं यहाँ माइक्रो में आता हूँ, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आता हूँ। सूक्ष्म पोषक तत्व में विटामिन, जैसे मान लो हमें हमारी बॉडी को कम मात्रा में जरूरत है जिन चीज़ों की, अभी हमने एक्सप्लेन किया इसको, जैसे विटामिन, सभी प्रकार के विटामिन है। ये यहाँ पे थोड़ा सा गलत होगा, जल और वसा दोनों में घुलनशील, हाँ सही लिखा हुआ है, जल और वसा दोनों में घुलनशील, हाँ ठीक है, सही है। यानी कि जो दोनों प्रकार, देखो कुछ विटामिन ऐसे होते हैं, मैं यहाँ विटामिन के नाम लिख देता हूँ, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ठीक है। ये विटामिन है, इनमें से जो विटामिन बी और सी है, ये वाटर में क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं,
ठीक है। बाकी जो बच रहा A, D, E, K ये किस में होते हैं, फैट में सोल्यूबल होते हैं, यानी कि वसा में घुलते हैं। तो कहने का मतलब ये है, आप कैसे याद कर सकते हैं, जल में घुलनशील विटामिन बी और सी, बी के जितने भी पार्ट हैं, बी के और पार्ट में ना B1, B2, B12 तक, तो ये सभी क्या है, ये जल में घुलनशील है। बी के ऑल पार्ट एंड सी ये जल में घुलते हैं, यानी वाटर में सोल्यूबल है। देन वहीं पे A, D, E, K ये किस में, फैट में सोल्यूबल है। ठीक है, तो ये जितने भी विटामिन है ये सभी क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है, और इसके अलावा क्या है, सूक्ष्म पोषक तत्व, क्या है, सूक्ष्म पोषक तत्व भी क्या है, हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। क्लियर है यहाँ तक। आगे लिखा भोजन के मुख्य अवयव हैं। अगर हम भोजन की बात करें तो भोजन में मुख्य अवयव क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए भोजन में, फैट यानी कि वसा होनी चाहिए भोजन में, विटामिन होना चाहिए भोजन के अंदर, जल एवं वृक्षांश। ये रफेज जो है, अगर मैं इसकी रफेज की बात करूँ, ये हमारे पौष्टिक तत्व का भाग नहीं है। रफेज क्या करता है, पाचन की क्रिया के लिए उत्तरदायी होता है, पाचन की क्रिया में हेल्प करता है, पाचन की जो क्रिया होती है उसमें हेल्प करता है, बस रफेज का ये कार्य है। क्लियर है, रफेज का क्या कार्य है, पाचन की क्रिया में हेल्प करना। बाकी ये सभी क्या है, पौष्टिक तत्व हैं। यहाँ तक समझ आया आपको। तो आइए इसका नेक्स्ट अगला पार्ट देखते हैं। अब जो टॉपिक है वो है भोजन के घटक, यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड। यानी कि हमारे पास फूड है, अब हम कैसे पता लगा इसमें क्या क्या मात्रा में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो हमने देखना है, इसमें मेनली हम यहाँ पे 7 चीज़ों को पढ़ेंगे। पहला हमारे पास जो भोजन में होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट क्या है, ये इंस्टेंट एनर्जी सोर्स है, तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन में होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरा प्रोटीन क्या करता है, हमारी बॉडी में जो ऊतक होते हैं उनकी मरम्मत के लिए जो होता है। अगर बॉडी बिल्डिंग करनी है, मतलब मसल्स बिल्ड करनी है, तो भी हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। हमारे भोजन में जो हम भी भोजन ग्रहण करते हैं उसमें मैक्सिमम मात्रा में क्या प्रेजेंट होना चाहिए, प्रोटीन प्रेजेंट होना चाहिए। थर्ड क्या है, फैट है। फिर विटामिन है, विटामिन के बारे में अभी हमने पढ़ दिया, A, B, C, D, E, K। ठीक है, इनके नाम हैं रेटिनॉल, थायमिन, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल और फिलोक्विनोन, इनके नाम है। आप ऐसे याद कर सकते हो इनके, विटामिन A, B, C, D, E, K, इसको ऐसे याद कर सकते हो आप। रत एक टॉफी, रत एक टॉफी। र से रेटिनॉल, फिर थ से थायमिन, रेटिनॉल, थ से थायमिन, ऐसे एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल। क से रेटिनॉल, थायमिन, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल, टो से टोकोफेरॉल और बहुत है फिलोक्विनोन। ये ऐसे इनके नाम याद कर सकते हो, विटामिन के नाम। कई बार आता है विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, तो आप ऐसे इसको थायमिन बोल सकते हो। सी का बोल सकते हो तो एस्कॉर्बिक एसिड, आपसे पूछ रहे डी का तो कैल्सीफेरॉल। ठीक है, तो ऐसे विटामिन के आपसे नाम पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये विटामिन है हमारे पास। बी के ऑल पार्ट्स होते हैं, इनको बाद में हम डिस्कस करेंगे जब विटामिन हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर क्या होता है, विटामिन होना चाहिए, खनिज लवण होने चाहिए भोजन में प्रेजेंट, जल तो होना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम मात्रा में हमें इसी की ज़रूरत पड़ती है, वाटर की। और क्या होना चाहिए, रफेस यानी कि आहारीय रेशा होना चाहिए। ठीक है, ये तो सिर्फ आपको पता है, मैंने अभी बताया, पाचन में हेल्प करता है आपका, मेनली बस इतना इसका इतना काम है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आए। तो इसके एक एक कंपोनेंट को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला जो कंपोनेंट रहने वाला है कार्बोहाइड्रेट, आइए इसको समझते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या है। ठीक है, कैसे बनता है। सबसे पहले अगर मैं कार्बोहाइड्रेट की बात करूँ, ये बनता कैसे है पौधों में, मेनली प्लांट्स में जब फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है तो प्लांट्स क्या करता है, इन्वायरमेंट से यानी कि एयर से क्या ले लेता है, CO2 ले लेता है। क्या ले लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। प्लस क्या करता है, उसकी जो जड़ें होती है मिट्टी से, वो क्या ले लेता है, वाटर ले लेता है। ठीक है, और दिन के समय क्या होता है, सनलाइट प्रेजेंट होती है, सूर्य का प्रकाश क्या देता है उसको, ऊर्जा, एनर्जी देता है। और फोटोसिंथेसिस में वही लिव्स पार्टिसिपेट कर पाती है जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है।
क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है? एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है। ग्रीन पिगमेंट है यानी कि आप बोल सकते हैं हरे रंग का एक रंजक होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि लिप्स में प्रेजेंट होता है। अगर जिस लिप्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट है वही लिप्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर पाती है, अदरवाइज नहीं कर पाती। फोटोसिंथेसिस का मीनिंग है प्रकाश संश्लेषण। फोटोसिंथेसिस को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण में जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड एयर से लेते हैं, वाटर मिट्टी से लेते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस बन के क्या बन जाता है? ग्लूकोज बन जाता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, प्लस आप एनर्जी में इसको कन्वर्ट कर दो, नहीं सॉरी, पूरी बैलेंस कर देता हूँ मैं इसको, है ना, थोड़ी सी बैलेंस कर देता हूँ। C6 6C हो गया, ठीक है, H12 6 दूनी 12 हो गए, 6O 6 हो गए, 6 दूनी 12 हो बच गए। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं H2, सॉरी H2 नहीं, अरे CO2 लिया ना, तो क्या बनेगा? O2 भी तो बनेगा यहाँ, O2। तो कितने हो बच गए? 6 दूनी 6 यहाँ हैं और 6 दूनी 12 18 हैं। तो यहाँ कितने आ गया आपके? 6 और यहाँ लिखा 6O2। ठीक है, 6 दूनी 12 और 6 18। ठीक है, इस तरह से हमारी क्या होगी? इक्वेशन बन गई। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की। बाकी आगे आपको समझना नहीं। मेन चीज़ ये है कि हमारे पास क्या बन गया? ग्लूकोज बन गया। क्या बन गया? ग्लूकोज बन गया, ग्लूकोज। ठीक है, जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट की प्रेजेंट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। और ये ग्लूकोज ही कार्बोहाइड्रेट का क्या है? एक एग्जाम्पल है। तो ग्लूकोज भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट ही तो है। कैसा कार्बोहाइड्रेट है ये? सरल कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, सरल कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आया आपको? तो कैसे बनता है कार्बोहाइड्रेट? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा। अब प्लांट्स क्या करते हैं? इस ग्लूकोज को क्या करते हैं? जब बना लिया स्टार्च की फॉर्म में क्या कर देते हैं? जमा कर देते हैं। ठीक है, या संग्रहित कर देते हैं। ठीक है, तो ग्लूकोज किस फॉर्म में जमा हो जाता है? स्टार्च की फॉर्म में क्या हो जाता है? ये जमा हो जाता है या संग्रहित हो जाता है प्लांट्स में। तो समझ आए? तो आइए कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा पढ़ते हैं जो कि हमने यहाँ लिख रखी है। क्या बोला गया? कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व हैं। क्या ये हमारे शरीर को क्या देते हैं? ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये शरीर का मुख्य ईंधन है क्योंकि ये हमें तुरंत एनर्जी प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट का अगर मैं औसत, तो इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है क्योंकि इसके कई पार्ट्स हैं, लेकिन अगर हम इसके एक फॉर्मूले में लिखना चाहें, जनरल फॉर्मूला, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ CH2O बाहर से N। इसमें तो अब मैंने देखा इसमें किन कौन कौन से तत्व विद्यमान है। तो कार्बोहाइड्रेट में एक C फॉर कार्बन विद्यमान है, H फॉर हाइड्रोजन विद्यमान है, O फॉर ऑक्सीजन। तो इसमें कौन कौन से तत्व हैं? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन विद्यमान है। तो कार्बोहाइड्रेट में बोल रखा है यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने यौगिक हैं, यानी सिंपल याद रखो CHO। अगर आप ग्लूकोज का फॉर्मूला देखो तो ग्लूकोज में भी CaHO है। ठीक है, तो किससे बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। ठीक है, फिर आता है निर्माण कैसे होता है? मैंने अभी आपको बताया प्रकाश संश्लेषण, यानी कि आपको यहाँ लिखा होगा फोटोसिंथेसिस के दौरान पौधों में कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया जब फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया यानी प्रकाश संश्लेषण का प्रोसेस हुआ तो ग्लूकोज बना। ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कैसे होता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस के द्वारा। फिर एक ग्लूकोज, चीनी, स्टार्च विशिष्ट कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, ये सभी क्या है? कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल्स हैं। कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा देने वाला खाद्य पदार्थ कहा जाता है क्योंकि ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, कभी आपने देखो खिलाड़ी है, कोई खिलाड़ी है, अगर उसको एनर्जी की ज़रूरत है तो तुरंत बोलते हैं उसको ग्लूकोज दे दिया जाए, तुरंत एनर्जी आ जाती है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट क्या देता है? इंस्टेंट एनर्जी सोर्स से तुरंत ऊर्जा प्रदान कर देता है। ठीक है, इसके बाद इसके वर्ग क्या है? शरीर को कार्य करने के योग्य बनाना, दौड़ने के लिए, खेलने और पढ़ने के लिए ऊर्जा देता है। एनर्जी दे रहा है तो आप काफ़ी काम कर सकते हो, मतलब सारे काम कर सकते हो अगर आपके बॉडी में एनर्जी है। एग्जाम्पल क्या है? कहाँ कहाँ ये प्रेजेंट होता है? आप चावल में प्रेजेंट होता है, यानी कि राइस में, गेहूं में, ब्रेड में, आलू में और मक्का में। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अगर आपको आलू, पोटैटो में इसकी प्रेजेंट का पता करना है, ठीक है, या क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का ही एक एग्जाम्पल स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल क्या है? स्टार्च। अगर आपको आलू के अंदर, आलू यानी कि पोटैटो के अंदर अगर आपको स्टार्च का पता करना है, स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट का पता करना है, तो आप इसमें कौन सा टेस्ट करते हैं? आयोडीन टेस्ट करते हो। कौन सा टेस्ट करते हो?
आयोडीन टेस्ट करते हो, ठीक है। आयोडीन परीक्षण होता है। कौन सा परीक्षण होता है? आयोडीन परीक्षण। कोई पूछ ले अगर आपको आलू में, पोटैटो में ये पता करना है कि स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं है, तो आप कौन सा टेस्ट करते हो? तो करते हो आप आयोडीन परीक्षण, आयोडीन टेस्ट करते हो। आप क्या करते हो? आलू के एक छोटे से पीस पर आयोडीन की कुछ ड्रॉप्स, कुछ मतलब वो डालते हो, आयोडीन यानी कि नमक उस पर डाल देते हो, उसके कुछ पार्टिकल्स। तो अगर आलू का कलर क्या हो जाता है? ब्लू ब्लैक हो जाए। कैसा हो जाए? ब्लू ब्लैक। कैसा हो जाए? ब्लू ब्लैक हो जाए। आलू कैसा है आपका? येलो है। आलू कैसा है आपका? येलो है, पीला है भाई। और अगर ये कैसा हो जाए? ब्लू ब्लैक, यानी कि नीला। ब्लू मतलब नीला और ब्लैक मतलब काला। अगर आलू का कलर ब्लू ब्लैक यानी कि नीला काला हो जाए तो आप बोल सकते हो इसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है। स्टार्च का मीनिंग सिंपल सा है, कार्बोहाइड्रेट। तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? कार्बोहाइड्रेट। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था आपका यूटेट में कि जो आलू है, आलू में इसका स्टार्च का पता करने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो आपको परीक्षण का नाम याद रखना है कि कौन सा परीक्षण किया जाता है। तो आप नाम याद रखोगे आयोडीन टेस्ट या फिर आयोडीन परीक्षण, ठीक है। ये हिंदी में है, ये इधर अंग्रेजी में, ठीक है। कौन सा नाम याद रखोगे आप? आयोडीन टेस्ट या आयोडीन परीक्षण आपके लिए आलू में किया जाता है स्टार्च का पता लगाने के लिए, ठीक है। और लास्ट इसका जो एग्जाम्पल है वो है मक्का। मक्के में भी क्या प्रेजेंट होता है? कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। तो आइए इसका आगे चलते हैं, आगे समझते हैं, इसके टाइप्स को समझते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के टाइप क्या क्या है मेनली, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं। अब पढ़ते हैं हम इसके बारे में। कार्बोहाइड्रेट ही हमारा अभी चल रहा है। शर्करा अणुओं के आधार पर अगर हमने कार्बोहाइड्रेट को मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है कि इसमें शर्करा के कितने अणु प्रेजेंट है। अगर किसी में शर्करा के सिंपल 1 अणु प्रेजेंट होते हैं तो हम उसको मोनोसैकेराइड में काउंट कर देते हैं, ठीक है। तो मेनली इसके 3 टाइप कौन कौन से हैं? पहला है मोनोसैकेराइड, दूसरा डाइसैकेराइड और तीसरा है पॉलीसैकेराइड, ठीक है। अब सबसे पहले हम स्टडी करते हैं मोनोसैकेराइड की, ठीक है। तो मोनोसैकेराइड क्या है? सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है जिसे पचाने की आवश्यकता नहीं होती। ये हमारे सलाइवा जो लार होती है वहीं से क्या होता है? पचना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये केवल एक शर्करा अणु के बने होते हैं। देखो, मोनोसैकेराइड एक शर्करा अणु से बनेगा, डाइसैकेराइड 2 शर्करा अणु से बनेगा, ठीक है। और पॉलीसैकेराइड इनसे ज़्यादा अणुओं से मिलकर बनेगा। इसको हम अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे, ठीक है। तो पता मोनोसैकेराइड कितने शर्करा अणु से मिलकर बना होता है? सर, एक शर्करा अणु से मिलकर बना होता है। वहीं पे जैसे एग्जाम्पल हैं इसके ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज आदि, ठीक है। दे आर मेड अप ऑफ ओनली 1 शुगर मॉलिक्यूल सच एज ग्लूकोज, फ्रक्टोज etc, ठीक है, एक्सेट्रा, ठीक है। तो किससे मिलकर बना था? ओनली 1 शुगर मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है मोनोसैकेराइड। क्लियर हो गया यहाँ तक? इसके बाद ग्लूकोज का पुनः पाचन नहीं होता। आप इसको दोबारा से पुनः पाचन नहीं कर सकते। यह तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। यह सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। ग्लूकोज क्या करता है? तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। इंस्टेंट एनर्जी सोर्स है, इसलिए खिलाड़ियों को तुरंत ऊर्जा देने के लिए ग्लूकोज दिया जाता है। इसलिए कि कोई भी खिलाड़ी है उसको थोड़ा सा वीकनेस फील हो रही तो उसको ग्लूकोज दे दिया जाता है, तो एनर्जी उसको पर्याप्त मात्रा में मिल जाती है। अभी मैंने आपको ऊपर बात बताई भी है, ठीक है। ग्लूकोज को अंगूर की शर्करा भी कहते हैं। ग्लूकोज को क्या कहते हैं? अंगूर की शर्करा। यानी अंगूर में कौन सा कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है? आप बोलते हैं ग्लूकोज। अंगूर में देखो, आपने अभी आगे पढ़ने वाले हो कि सभी फलों में फ्रक्टोज नाम की शर्करा पाई जाती है, तो अंगूर में भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। बट मेनली क्या लिख दिया हमने यहाँ पे? ग्लूकोज, ठीक है। अंगूर में कौन सी शर्करा पाई जाती है? ग्लूकोज, ठीक है। आगे फ्रक्टोज भी पढ़ेंगे हम, है ना। प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे मीठी शर्करा है फ्रक्टोज, यानी कि जो नेचर में पहले से ही प्रेजेंट है ऐसी शर्करा कौन है? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज नेचर में कहते हैं जितने भी हमारे पास फ्रूट्स हैं, फल हैं, सेब है, ठीक है, अनार है, इस तरह के जितने फल है उसमें सब में कौन सी शर्करा प्रेजेंट है? तो वह है फ्रक्टोज। फ से फल और फ से फ्रक्टोज। आप ऐसे इसको याद कर सकते हो, ठीक है। फ्रक्टोज की सर्वाधिक मात्रा शहद में पाई जाती है, हनी, जो कि मधुमक्खियों के द्वारा बनता है। सबसे ज़्यादा नर के साथ जो कंपटीशन है वो मधुमक्खियों में ही होता है, ठीक है। आपको पता है कि रानी मक्खी ऊंची उड़ान भरती है और फिर सभी मेल मक्खे जो होते हैं ना, मधुमक्खियाँ में जो मेल होते हैं वो सभी जो ऊंचा उड़ पाता है रानी मक्खी उसी से विवाह कर लेती है ना। आपको पता होगा ये मधुमक्खी के बारे में ना। तो फ्रक्टोज की सर्वाधिक मात्रा शहद में पाई जाती है। क्लियर है? फिर फ्रक्टोज को फलों की शर्करा कहा जाता है। फ्रक्टोज को क्या कहा जाता है? फलों की
शर्करा भी कहा जाता है, क्योंकि ये फलों में है प्रेजेंट होता है मेनली। फिर एक सेकेरिन है, सेकेरिन नेचर में नहीं है यानी प्रकृति में नहीं है, इसको मानव निर्मित शर्करा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मानव निर्मित शर्करा कहते हैं। ग्लूकोज से 50 गुना ज़्यादा मीठी होती है, क्योंकि ये ह्यूमन बींग्स खुद बना रहे हैं, ठीक है, कृत्रिम है ना, तो इसको बोल देते हैं हम मानव निर्मित शर्करा। क्या नाम है? सेकेरिन। ग्लूकोज से 50 गुनी ज़्यादा मीठी है भाई। इसके एग्जाम्पल्स हैं, अब मोनोसेकेराइड के एग्जाम्पल्स हैं। ये किससे बने थे? अभी हमने ऊपर पढ़ा, ये यहाँ पे लिखा था, देखो ये सरल कार्बोहाइड्रेट है और दूसरा केवल एक शर्करा अणु के बने होते हैं, एक शर्करा अणु से बनते हैं। तो कौन कौन से बनते हैं एक शर्करा अणु से? आइए उसके एग्जाम्पल को समझते हैं। पहले नंबर पे आता है ग्लूकोज, ठीक है, पहले नंबर पे क्या आता है हमारा? ग्लूकोज आ जाता है, ठीक है। कहाँ गया? पहले नंबर पे आ गया हमारा ग्लूकोज। ठीक है, खुल गया, थोड़ा सा पेज बंद हो गया था। ठीक है, तो पहले नंबर पे क्या आ गया हमारा? तो पहले नंबर पे हमारा ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? ये भी एक सिंगल शर्करा से मिलकर बना होता है, ठीक है। किससे बना होता है? एक शर्करा के अणु से मिलकर बना होता है, ठीक है, ग्लूकोज। तो इसमें क्या है? अंगूर है इसका एग्जाम्पल, अंगूर में प्रेजेंट होता है ग्लूकोज, शहद में प्रेजेंट होता है, ठीक है, और कुछ फलों और सब्जियों में भी पाया जाता है, कुछ फलों और सब्जियों में भी पाया जाता है। देखो यहाँ पे हमने एक लाइन पढ़ी थी, फ्रक्टोज की सर्वाधिक मात्रा शहद में होती है। अगर फ्रक्टोज को हमें मैक्सिमम अमाउंट में देखना है तो कहाँ मिलेगा? ये शहद में मिलेगा। और शहद कितना मीठा होता है? बहुत ज़्यादा मीठा होता है, ठीक है। और हमने ऊपर ये पढ़ा भी है कि प्रकृति में पाए जाने वाले सबसे मीठी शर्करा क्या है? फ्रक्टोज ही होती है। फिर आता है बारी फ्रक्टोज की। फ्रक्टोज सेब, आम, केला, संतरा, अंगूर, देखो आया ना अंगूर यहाँ पे। अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था उसको, उसमें तो अंगूर में दोनों प्रेजेंट है, ग्लूकोज भी एंड फ्रक्टोज भी। नाशपाती, तरबूज, शहद, इनमें सब में कौन सी शर्करा प्रेजेंट है? हमारी, कहने का मतलब है फ्रक्टोज प्रेजेंट है। फिर आता है ग्लैक्टोज, ठीक है, ग्लैक्टोज को समझेंगे। जो ग्लैक्टोज है, ग्लैक्टोज नाम की जो शर्करा है, ये दूध में, देखो ग्लैक्टोज, लैक्टोज आ रहा है, लैक्टोज आ रहा है, और दूध की शुद्धता, प्योरिटी ऑफ मिल्क किससे मेजरमेंट की जाती है? वो की जाती है लैक्टोमीटर से मेजरमेंट की जाती है, ठीक है। और जो दही में पाए जाने वाले जो बैक्टीरियाज हैं उनको कहते हैं लैक्टोबैसिलस। तो यहाँ पे लैक्टो बहुत कॉमन वर्ड हो गया, ठीक है। तो ग्लैक्टोज में भी लैक्टोज आ रहा है, देखो लैक्टोज आ रहा है यहाँ पे। तो लैक्टोज से आप याद रख सकते हो कि किसमें पाए जाने वाले? दूध में, दही में, पनीर में, ठीक है। ये लैक्टोज दूध की शर्करा का एक भाग होती है, ठीक है, यानी जो दूध की शर्करा है उसके एक पार्ट्स होती है, ठीक है। आगे बोला कि अकेले बहुत कम मिलती है ना, तो आप सिंपल से याद करो लैक्टोज, दूध की प्योरिटी ऑफ मिल्क मेजरमेंट किससे किया जाता है? लैक्टोमीटर। देन वहीं पे दही में कौन से बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं? लैक्टोबैसिलस। और यहाँ पे कौन सी शर्करा दूध, दही में, पनीर में प्रेजेंट होती है? तो ग्लैक्टोज प्रेजेंट होती है। आगे आप लैक्टोज भी पढ़ने वाले, ठीक है। तो क्लियर हो गया यहाँ तक। तो इसको नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब आते हैं हमारे पास जो सेकंड नंबर की शर्करा है, सेकंड जो शर्करा है हमारे पास ओलिगोसेकेराइड। अभी हमने ऊपर देखा था डाइसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड जो हमारे पास है, ओलिगोसेकेराइड को अगर हम समझे, इसके अंतर्गत आ जाते हैं 2 से, अगर शर्करा अणु 2 से 10 तक, किसी के अंदर 2 से 10 तक अगर शर्करा अणु प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं ओलिगोसेकेराइड। यहाँ पे एक पार्टीशन कर रखा है, अगर किसी के अंदर 2 शर्करा अणु प्रेजेंट है तो उसको हम बोल देते हैं डाइसेकेराइड। अगर किसी के अंदर 2 शर्करा अणु प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे हम डाइसेकेराइड। क्या बोलेंगे? डाइसेकेराइड। क्या बोलेंगे? डाइसेकेराइड कह देंगे। वहीं पे अगर किसी के अंदर 3 है तो उसको बोल देंगे ट्राइसेकेराइड, 4 है तो टेट्रासेकेराइड, ठीक है। तो शर्करा के अणुओं के हिसाब से हमने इसका पार्टिसिपेट कर रखा है इनको। तो हमारे पास सेकंड नंबर पे आता है ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड किसे कहते हैं? किसी के अंदर अगर 2 से 10 तक के बीच शर्करा अणु प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं ओलिगोसेकेराइड। इनका नाम है, अगर किसी के अंदर 2 शर्करा अणु प्रेजेंट है उसका नाम डाइसेकेराइड, 3 प्रेजेंट है तो उसका नाम ट्राइसेकेराइड। तो इसकी डेफिनेशन समझते हैं। ये 2 से 10 मोनोसेकेराइड इकाइयों के बहुलक होते हैं, यानी कि 2 से 10, 2 to 10, 2 to 10, यानी कि 2 से 10, 2 से
10 तक। मैंने अभी ऊपर बताया भी आपको 2 से 10 तक शर्करा अणुओं से मिलकर बने होते हैं। फिर है मोनोसेकेराइड इकाइयों की संख्या के अनुसार इन्हें डाइसेकेराइड में क्या होगा, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ, जैसे माल्टोज है, माल्टोज जो है वो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। देखो इसमें 2 शर्करा अणु आ गए तो ये क्या बन गया, डाइसेकेराइड बन गया। ट्राई में 3 शर्करा अणु हो जाएंगे तो बन जाएगा ट्राई। टेट्रा में 4 शर्करा अणु हो जाएंगे वो बन जाएगा टेट्रासेकेराइड। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स हैं सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। ठीक है, ये तीनों क्या है, इसके एग्जाम्पल्स है, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। आपको एग्जाम में ऐसा पूछा जाएगा, बता निम्न में से कौन मोनोसेकेराइड है, लिख देगा आपको ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। तो ग्लूकोज क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, मोनोसेकेराइड का एग्जाम्पल हो जाएगा। ऐसे आपसे 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें पूछेगा कौन मोनोसेकेराइड है, कौन डाइसेकेराइड है, कौन पॉलीसेकेराइड है। तो आपको ऐसे छांटना होगा, तो इनके नाम याद रखने हैं आपको, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। ऐसे मोनोसेकेराइड में याद रखना आपने ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये सभी क्या मोनोसेकेराइड है। अब ये समझना कि माल्टोज बनता कैसे है। अगर हमारे पास, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ माल्टोज के बारे में। अगर हमें माल्टोज चाहिए तो मैं माल्टोज को बनाने के लिए, देखो ग्लूकोज है, एक ग्लूकोज प्लस दूसरा ग्लूकोज ले लो तो बन जाएगा भाई माल्टोज। क्या बन जाएगा, माल्टोज। तो माल्टोज के लिए क्या चाहिए हमें, 2 ग्लूकोज के शर्करा अणु चाहिए। ठीक है, तो माल्टोज के लिए क्या चाहिए हमें, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। इसको क्या कहते हैं हम, अनाज की शर्करा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, अनाज की शर्करा। ठीक है, अनाज में प्रेजेंट होता है क्लियरली। ठीक है, दूसरा आता है सुक्रोज। तो सुक्रोज के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, सुक्रोज से सब लोग परिचित होंगे, क्योंकि ये क्या है हमारी, क्या है, टेबल शुगर भी है, यानी कि साधारण चीनी भी क्या है हमारे पास, सुक्रोज ही होती है। तो सुक्रोज बनती कैसे, देखो सुक्रोज सब लोगों को प्यारी होती है, क्लियर है, सब लोगों को सुक्रोज प्यारी है। तो ये बनती है G और F से, GF आप बोल सकते हो, GF इक्वल टू सुक्रोज, टेबल शुगर, साधारण चीनी या घरेलू चीनी। G फॉर ग्लूकोज और F फॉर फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बनती है सुक्रोज, और सुक्रोज का एग्जाम्पल क्या है, साधारण चीनी से है, साधारण चीनी से है। तो कौन है, GF, साधारण चीनी, यानी कि सुक्रोज है। तो ये देखो सुक्रोज किससे मिलकर बनती है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बनती है। इसको गन्ने की शर्करा कहते हैं, गन्ने की शर्करा। और आपको पता है किंडवन प्रोसेस जो होता है, 12th क्लास केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, किंडवन प्रोसेस के थ्रू भी आप इसको कह सकते हो कि ये साधारण चीनी और गन्ने में प्रेजेंट होती है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। और चुकंदर में कौन सी शर्करा पाई जाती है, कौन सी शर्करा पाई जाती है, सुक्रोज। फिर आता है बारी लैक्टोज की। लैक्टोज में मेनली किससे मिलकर बनता है, लैक्टोज। मैं यहाँ लिख देता हूँ लैक्टोज। देखो इसमें नाम ही आ गया लैक्टोज, तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ऐसे लिख देना गैलेक्ट। और इसका पूरा गैलेक्टोज, इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हो आप, G प्लस GAL, जेल, ऐसे इसको आप पढ़ सकते हो। किससे बनकर बनता है लैक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ठीक है, लैक्टोज आ रहा है गैलेक्टोज। ठीक है, तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बनता है आपका लैक्टोज। जब एक ग्लूकोज का शर्करा अणु और एक गैलेक्टोज का मिलता है तो आपके पास बनता है लैक्टोज। इसको क्या कहते हैं हम, दूध की शर्करा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, दूध की शर्करा भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आयो थर्ड नंबर पे, जो है हमारा थर्ड नंबर पे रहने वाला हमारा पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड क्या होता है, अभी हमने पढ़ा मोनोसेकेराइड जिसमें एक शर्करा अणु होता है। ठीक है, ओलिगोसेकेराइड जिसमें 2 से 10 शर्करा अणु होते हैं। अब पॉलीसेकेराइड है भाई, देखो पॉलीसेकेराइड क्या है, बहुत सी 2 से 10 मोनोसेकेराइड इकाइयों के ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा जुड़ने से बनते हैं। ठीक है, किससे बनते हैं, 2 से 10 मोनोसेकेराइड इकाइयों के ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा जुड़ने से क्या होता है, इनका निर्माण होता है। इसके उदाहरण है सेलुलोज। सेलुलोज क्या होता है, आपने देखा होगा प्लांट सेल में ये क्या होता है, मेनली प्रेजेंट होता है। उसको हार्ड जो कर रहा है ये सेलुलोज ही कर रहा है। सेलुलोज को पचाने के लिए सेलुलोज एंजाइम का बॉडी में होना जरूरी है। तो कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे काव है, बफेलो है, ठीक है, गोट यानी कि बकरी है, तो इनमें क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसलिए इसको आराम से डाइजेस्ट कर पाते हैं। पर ह्यूमन बींग्स में सेलुलोज नाम का एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए वो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, यानी कि पचा नहीं पाते। तो ह्यूमन बींग इसको इजीली पचा नहीं पाते। ठीक है, तो सेलुलोज बनता कैसे, जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज के द्वारा ही ये आगे बनता रहता है। जब फोटोसिंथेसिस हुआ उसमें ग्लूकोज का निर्माण हुआ तो ग्लूकोज के अणु मिलकर स्टार्च फिर ऐसे आगे बढ़कर ये सेलुलोज का निर्माण कर देते हैं। ठीक है,
स्टार्च, स्टार्च किसका एग्जाम्पल है? पॉलीसेकेराइड का एग्जाम्पल है। स्टार्च मैंने अभी बताया। अगर आलू में, पोटैटो में स्टार्च का पता करना है, आलू में अगर आपको किसका पता करना है? स्टार्च का पता करना है, तो आप क्या करोगे? आयोडीन क्या लिखे? 1-2 ड्रॉप डालोगे इसके ऊपर। और अगर इसका कलर कैसा हो गया? ब्लू ब्लैक हो गया। कैसा हो गया? ब्लू ब्लैक हो गया, तो आप बोलोगे इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, यानी कि स्टार्च प्रेजेंट है। ठीक है, नहीं हुआ तो नहीं है। फिर एक ग्लाइकोजन भी किसका एग्जाम्पल है? पॉलीसेकेराइड का। और काइटिन भी किसका एग्जाम्पल है? पॉलीसेकेराइड का है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन है सेलुलोज क्या है? प्लांट सेल में पाया जाता है। ठीक है, पहला चीज। ठीक है, दूसरा चीज बनता कैसे है? ग्लूकोज से ही बन जाता है। तीसरा, सेलुलोज को पचाने के लिए सेलुलेज नाम के एंजाइम का होना बॉडी में जरूरी है। ये काऊ, बफेलो, गोट इन एनिमल्स में प्रेजेंट होता है, इसलिए उसको इजीली डाइजेस्ट कर पाते हैं। ह्यूमन बींग्स में प्रेजेंट नहीं होता, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते। सेलुलोज प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली शर्करा होती है। प्रकृति में सबसे ज्यादा कौन सी शर्करा पाई जाती है? सेलुलोज ही पाई जाती है। ठीक है, ये स्टार्च लिखा हो। स्टार्च पौधों में संचित भोज्य पदार्थ है। स्टार्च क्या है? पौधों में पहले से संचित। जैसे मान लो आलू है, चावल है। आलू का मैंने अभी आपको टेस्ट भी बता दिया, आयोडीन टेस्ट। ठीक है, फिर है ग्लाइकोजन, जंतुओं में अतिरिक्त ग्लूकोज के रूप में संचित होता है। ठीक है, और ग्लूकोज में बदल जाता है। ठीक है, और ये ग्लूकोज में क्या हो जाता है? कन्वर्ट भी हो जाता है। ग्लूकोजन मानव यकृत में संचित होता है। कहाँ पर संचित होता है? ग्लूकोजन मानव यकृत में संचित हो जाता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ? फिर इसके बाद स्टार्च के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। मैं स्टार्च के बारे में आपको बताता हूँ थोड़ा सा। स्टार्च पौधों में भोजन के भंडारण के रूप में पाया जाता है। यानी पौधों में क्या होता है? भंडारण। पौधों ने क्या बनाया? ग्लूकोज बनाया, और अपना भोजन संग्रहित करने के लिए वो उसको क्या करते हैं? स्टार्च की फॉर्म में रख देते हैं। ठीक है, तो पहली चीज हो गई। सोर्स क्या है इसके? आलू है, चावल है, गेहूं है, मक्का है, ये सभी क्या है? स्टार्च के क्या है? सोर्स हैं। वहीं ग्लाइकोजन के सोर्स क्या क्या है? इसे एनिमल स्टार्च, जंतु स्टार्च भी कहा जाता है। ठीक है, ये जानवर और मनुष्य के यकृत और मांसपेशियों में क्या रहता है? एकत्रित रहता है, वहाँ पाया जा रहा है। ठीक है, फिर आता है सेलुलोज अभी हमने ऊपर पढ़ा भी है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। पौधों की कोशिका भित्ति का मुख्य भाग है। मेनली हम ये पढ़ देते हैं कि जो पौधों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है मेनली, या आप कह सकते हैं इसका मुख्य भाग है। सोर्स क्या है? हरी सब्जियां, फल, पौधे के रेशे, ये सभी क्या है? सेलुलोज के सोर्सेस हैं। मनुष्य इसे पचा नहीं सकता। मैंने अभी ऊपर बताया क्यों नहीं पचा सकता, क्योंकि इसको पचाने के लिए सेलुलोज नाम के एंजाइम का होना जरूरी है, जो ह्यूमन बॉडी में नहीं होता, इसलिए उसको इजीली पचा नहीं पाता। ठीक है, ये रफेज आहार, ये रेशे का काम करता है। ठीक है, रफेज का काम मैंने आपको बता रखा, भोजन को पचाना। ठीक है, ये रफेज रेशे का काम करता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। कल की क्लास में हम इसकी कुछ MCQ करेंगे जो कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड होगा। फिर अब अगली क्लास में हम प्रोटीन्स को डिटेल में पढ़ेंगे। प्रोटीन्स क्या है, कैसे बनता है, कैसे इसका निर्माण होता है। फिर हम फैट को पढ़ेंगे, फिर विटामिन पढ़ेंगे। ऐसे ऐसे हम इसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसको कंप्लीट करेंगे पहले, और जितने भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं उन सबको एक एक बार हम यहाँ पर बोर्ड पर आके उनको सबको डिटेल से अध्ययन करेंगे। चाहे वो PYQ हो, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, उसको भी हम देखेंगे, या यूटेट में हो, सीटेट में, किसी एग्जाम में आया हुआ हो तो हम उसको लेकर आएंगे। और बाकी उसके अदर भी हम काफ़ी क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आएंगे जो आपके यूटेट 2026 सितंबर में जो होने वाला है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप लोग इसका डिटेल में सॉल्यूशन चाहते हो या डिटेल में आप इसको पढ़ना चाहते हो, तो इसका जो मतलब पूरा डिटेल सॉल्यूशन है या पूरा डिटेल में जो इसका हमने अवेलेबल करा रखा है, ये हमारे सारथी कोचिंग सेंटर ऐप पे। कहाँ मिलेगा? ये सारथी कोचिंग सेंटर ऐप पर आपको ये इजीली मिल जाएगा। और ये ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी है, और आप प्ले स्टोर पर भी इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, हमने जो अगर आप पेपर 1 का कोर्स लेते हो तो आपको 799 रुपये का पड़ता है। अगर आप पेपर 2, चाहे वो SST हो, चाहे वो मैथ साइंस हो, दोनों का SST का इंडिविजुअल मैथ का लो, मैथ साइंस का लो, चाहे SST का लो, ये भी 799 रुपये का ही है। और अगर आप पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों का एक साथ लेना चाहते हो तो ये 999 रुपये का आपको मिल जाता है। ठीक है,
अगर आप दोनों एक साथ परचेस करते हो, चाहे वो पेपर 1 के साथ SST लो, चाहे पेपर 1 के साथ मैथ साइंस लो, तो आपको 999 रुपये का मिल जाएगा। ठीक है, बहुत कम प्राइस है। आप जल्दी से जल्दी जाके कोर्स को परचेस कीजिए और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, क्योंकि यूटेट 1 में अगर आप अच्छे मार्क्स लाते तो DLED के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है और यूटेट 2 में आपको क्वालिफाई करना कंपलसरी होता है। ठीक है, तो हमारे चैनल से जुड़े रहने के धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।